नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ए.के. वर्मा पर। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण तथा हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। और ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। और यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट की अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। जो मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वो क्या है? वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन का जो आवश्यक गुण होता है वो 3 होते हैं। वस्तुनिष्ठता भी होता है, विश्वसनीयता भी होता है और वैधता भी होता है, क्योंकि इन तीनों के बिना एक अच्छे मूल्यांकन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। जो भाषा दक्षता होती है उसके 4 प्रमुख कौशल होते हैं, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। भाषा दक्षता के प्रमुख कौशल हैं, प्रारंभिक कौशल है, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है या लिखना है। तो भाषा दक्षता के जो 4 प्रमुख कौशल होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। काफ़ी बार एग्ज़ाम में इनका सही क्रम भी पूछ लिया जाता है, या कभी पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक कौशल कौन सा है, या कहीं ये पूछ लिया जाता है कि इसका जो अंतिम कौशल है वो क्या है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो सुनना होता है वो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल होता है, क्योंकि जब बालक छोटा होता है शैशवावस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था आती है, तो सर्वप्रथम बालक किसी के द्वारा कही गई बात को सुनता है, उसके बाद उस कही गई बात को अपने माध्यम से बोलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। जब पढ़ना सीख लेता है तो उसके बाद वो लिखना भी सीख जाता है। इसलिए भाषा दक्षता का जो हमारा प्रारंभिक कौशल रहेगा वो रहेगा सुनना। विकल्प नंबर पहला राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षा का विशेष अनिवार्य गुण है। तो भाषा शिक्षा के विशेष अनिवार्य गुण की बात की गई है। तो विषय का विस्तृत ज्ञान, एक भाषा शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का भी जो है एक शिक्षक को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चों की रुचियों के अनुकूल उनको शिक्षण करा सकता है। और शिक्षण विधियों का ज्ञान, बिना शिक्षण विधियों के ज्ञान के तो एक अच्छे अधिगम की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जब तक शिक्षण विधियों का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बालक अधिगम कर ही नहीं सकता है। और शुद्ध उच्चारण, लेकिन यहाँ प्रश्न में ये पूछा गया है भाषा शिक्षा का विशेष अनिवार्य गुण। तो भाषा शिक्षण की जहाँ पर बात आ जाती है वहाँ शुद्ध उच्चारण बहुत अधिक मायने रखता है, क्योंकि भाषा शिक्षण में बिना शुद्ध उच्चारण के शिक्षण की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा राइट रहेगा। सही ये तीनों विकल्प हैं, लेकिन जो विशेष अनिवार्य गुण की बात हो रही है वहाँ हमारा शुद्ध उच्चारण ही राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से उपलब्ध परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उपलब्ध परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना जो है ये उपलब्ध परीक्षण निर्माण का चरण है। प्रश्न निर्माण करना भी उपलब्ध परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण है, तथा समांकन योजना तैयार करना ये भी हमारी जो उपलब्ध परीक्षण निर्माण का एक प्रमुख चरण है। लेकिन छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना जो है ये उपलब्ध परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, और इसके लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। जो भावात्मक पक्ष होता है उसके मापन के लिए कौन सी मापनी जो है वो उपयुक्त रहती है? व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी या प्रायोगिक मापनी। तो भावात्मक पक्ष के मापन के लिए जो उपयुक्त मापनी होती है वो होती है अभिवृत्ति मापनी। विकल्प नंबर दूसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास में समास है। अंधविश्वास में समास है, ये व्याकरण से प्रश्न आया है। तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास है। तो जब दो पदों में विशेषण विशेष की स्थिति हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, और यहाँ पर विश्वास की विशेषण अंध से बताई गई है। यहाँ विश्वास
की विशेषता जो है वो अंध से बताई गई है, अंधविश्वास में, इसलिए यहाँ पर हमारा जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में जो है का, की, के, सा, सी को जो इस तरह के चिन्ह आते हैं वो विभक्ति से संबंधित वो तत्पुरुष समास होते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, जैसे रात, दिन, माता, पिता। और अवयवी भाव में प्रथम जो पद होता है वो अवयव होता है, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, इसमें अवयवी भाव समास होता है। अंधविश्वास में जो है हमारा कर्मधारय समास रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। उपसर्ग भी है, तत्सम भी है और हिंदी में प्रत्यय भी है। कौन सा शब्द नीचे दिया गया है उसमें उपसर्ग भी है, तत्सम भी है और प्रत्यय भी है। दार्शनिक, झाड़ झंखाड़ों, कुरीतियों या पाश्चात्य। तो यहाँ पर जो कुरीतियों शब्द है इसमें को उपसर्ग है मित्रों, को उपसर्ग है। और रीति, रीत यहाँ पर तत्सम है, रीत जो है वो तत्सम शब्द है। तथा यों, यों जो है वो प्रत्यय है। इसलिए जो कुरीतियों शब्द है उसमें तत्सम, प्रत्यय और उपसर्ग तीनों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरोधा शब्द में संधि है। जो पुरोधा शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ये गुड़ होगा, गुड़, गुड़ संधि है, व्यंजन संधि है, या यण संधि है, या विसर्ग संधि है। तो इसका जो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुरोधा का संधि विच्छेद होगा पुरः धंधा बराबर पुरोधा। तो यहाँ आपने देखा पुरः धंधा बराबर पुरोधा, तो यहाँ पुरः में विसर्ग आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसर्ग संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। संकेत, चपेट, आग और झाड़। तो यहाँ जो तत्सम शब्द का उदाहरण है वो है संकेत। संकेत जो है ये तत्सम शब्द है, और चपेट, आग और झाड़ जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। भयंकर, उभरकर, करती हुई या के रूप में। ये प्रश्न जो है एक गद्यांश से संबंधित था, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उभरकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अवयव का प्रकार नहीं है? यहाँ अवयव होगा मित्रों अव्यय, अव्यय का प्रकार नहीं है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या संज्ञा विशेषण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञा विशेषण। विकल्प नंबर चौथा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह वही लड़की है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है जो रेखांकित वाक्य है? यह वही लड़की है जिसने कल चोरी की थी। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया उपवाक्य है। तो यह वही लड़की है जिसने कल चोरी की थी। तो ये विकल्प जो है ये विशेषण उपवाक्य है। जहाँ पर जो, जिसका, जिसकी, जिसने आदि शब्द आए वहाँ पर जो शब्द होते हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? कलम से करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, करण का जो चिन्ह होता है वो होता है से। तो यहाँ पर से आया है कलम से, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ पहला राइट रहेगा, करण से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश है, जहाँ जहाँ वह गया। तो इसमें क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा विशेषण उपवाक्य है, या सरल उपवाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विशेषण उपवाक्य। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, तो यह विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का जो मुख्य कौशल है वो क्या है? लिखना है, पढ़ना है, बोलना है या उपयुक्त सभी? तो हम जानते हैं कि भाषा के जो मुख्य कौशल होते हैं वो तीनों होते हैं, लिखना, पढ़ना और बोलना। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ चौथा राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक, जो योजना शिक्षण विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? इस तरह के प्रश्न जो है यूपी टेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। जॉन डीवी हैं, किलपैट्रिक हैं, डाल्टन हैं या अरस्तू हैं? तो योजना शिक्षण विधि है तो उसके जो प्रवर्तक हैं वो किलपैट्रिक जी हैं, विकल्प नंबर दूसरा राइट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने का क्या माध्यम है? महापुरुषों की जीवनी, आशान्वित कविताएं, पौराणिक कथाएं या परियों की कहानियाँ? तो जो छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का जो माध्यम है, सबसे सरल माध्यम है, वो है परियों की कहानियाँ। इस तरह की कहानियाँ सुनने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कल्पना शक्ति में तेज़ी से विकास होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो भाषा शिक्षण के तीनों सिद्धांत हमारे राइट रहेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत या जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ चौथा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषाई कौशलों, भाषा के जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक? तो मित्रों, जो सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना जो ये भाषाई कौशल होते हैं, इनका विकास जो है 1 से 5, कक्षा 1 से 5 तक होना चाहिए, लेकिन जो इसकी लास्ट सीमा है वो कक्षा 5 तक है। कक्षा 5 तक इन कौशलों का जो विकास है वो पूर्ण तरह से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग या उपयुक्त सभी? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है उपयुक्त सभी, क्योंकि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो उसके लिए शुद्ध उच्चारण भी ज़रूरी है, उचित गति भी ज़रूरी है और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग भी ज़रूरी है, तभी जो है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को एक अच्छा माना जा सकता है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ चौथा राइट रहेगा। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। जो श्रवण कौशल होता है उसको विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली? तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली होती है वो होती है खेल प्रणाली। खेल प्रणाली जो है वो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जैसे चिड़िया उड़, तीतर उड़, इस तरह की जो श्रवण कौशल संबंधित बातें होती हैं बच्चों में खेल के दौरान बताई जाती हैं, जिससे उनके श्रवण कौशल का जो है अच्छा सा विकास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम या प्रश्नों के प्रकार? जहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण की बात आ जाए वहाँ हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ब्लूप्रिंट अब वहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट ही वह खाका है जिसमें प्रश्न पत्र को इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि वह प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुचित एवं पर्याप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र और ड्रामा। श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ वो सामग्रियाँ होती हैं जो बालक देखकर और सुनकर दोनों उससे उसका अनुभव कर लेता है, वो सामग्रियाँ श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती हैं। तो ड्रामा भी हमारा जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री है, चलचित्र भी है, दूरदर्शन भी है, लेकिन जो छायाचित्र है ये हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ पहला राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता है उसका विकास करने का जो सशक्त माध्यम है वो क्या है? विद्यालय पत्रिका है, नाटक है, वाद विवाद है या क्विज कार्यक्रम है? तो जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने की बात आ जाती है तो वहाँ वाद विवाद हमारा राइट आंसर रहता है, क्योंकि वाद विवाद के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास किया जा सकता है। ये रहे मित्रों आज के हमारे प्रश्न, आपको कैसे लगे ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को नियमित देखते हैं
तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी, क्योंकि हम हर पक्षों का ध्यान में रखकर जो है इस तरह के मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लाते रहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।